नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर, जहां पर मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज। जिसमें लास्ट क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लेक्चर कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जुड़े महत्वपूर्ण अन्य जो हमारे क्वेश्चन पेंडिंग थे उन्हें कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस क्लास की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, और यह जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ पर स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में भी वो कौन सी जगह है, तो वो जगह है सिंध। तो याद रखिएगा कि सिंध में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो, और इसी मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होगा, मृतकों का टीला होगा। मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखी थी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहीं से हमें कांसे की मूर्ति मिली थी जो एक नर्तकी की थी, यहाँ से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी, प्रत्येक मकान से कुएं का साक्ष्य मिला था, पशुपति नाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। ये वही मोहनजोदड़ो है और सिंध का नाम आया है। तो आप याद रखेंगे कि ये सिंध प्रांत वही प्रांत है जिसके ऊपर आगे 712 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप बात करें गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात के अंदर दो स्थल हैं इसके, जिसमें एक है धोलावीरा और दूसरा है लोथल जो एक बंदरगाह हुआ करता था। और यूपी या उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। पंजाब में पड़ता है रोपड़। कौन सा, रोपड़। तो ये आपको इनके स्थल भी याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया, यानी एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार जो पाया गया वह कहाँ पर था। तो याद रखिएगा यह जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था यह हुआ था हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और यही खासियत थी, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है ये कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो याद रखिएगा ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था, तो यह सिंधु नदी के किनारे था। और यहीं से ही हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल, लोथल पड़ता है गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था। और अगर आप बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है ये 1921 में खोजा गया जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसका नाम क्या था, R37। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए R37 या कब्रिस्तान 37 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। आप आंसर करेंगे हड़प्पा से। R37 एक्चुअल में है क्या, तो अगर आप बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा से टोटल हमें 57 या 57 कंकाल प्राप्त हुए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 37 कंकाल बचे हुए थे। बाकी सारे कंकाल जो है वो डिकम्पोज हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे पूरी तरह से। इसीलिए इसका नाम रखा गया R37 या इसे कहा गया कब्रिस्तान या समाधि 37 के नाम से इन्हें जाना गया। तो कब्रिस्तान के बारे में याद रखना है, हड़प्पा से संबंधित था, लेकिन जो स्नानागार है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है और ध्यान से उसमें मैंने जो बातें बताई थी वो समझी हैं, तो मैंने आपको बताया कि था कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वो जिस नाथ की पूजा किया करते थे वो थे पशुपति नाथ। और ये जो पशुपति नाथ थे यही थे भगवान शिव। और पशुपति नाथ की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई थी यह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आद्य शिव। कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आद्य शिव। वही देवता जो थे जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पे क्या थे, अंकित थे। और यही आद्य शिव क्या कहलाए, तो यही कहलाए थे आपके पशुपतिनाथ। क्या कहलाए, पशुपतिनाथ कहलाए। और इसी पशुपतिनाथ की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई यह प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई, तो यह मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। अगर आप बात करें हड़प्पाकालीन स्थलों की जो गुजरात में था, तो आप लोग जानते हो, मैंने बता रखा है बार बार कि कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में है, बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, रोपड़ जो है आपका पंजाब में पड़ता है। तो बचा कौन सा, तो बचा आपका लोथल, और ये जो लोथल है ये कहाँ पे पड़ेगा, यह पड़ेगा गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे था, तो आपको बताया गया था ये भोगवा नदी के किनारे था, जिसकी खोज एस राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो इसी की खोज जो है वो एस राव के द्वारा की गई थी। लोथल की अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि यह इस सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, यहीं से हमें फारस देश की मुद्राएं मिली हैं, यहीं से हमें चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हमें एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी यानी जो उस समय राजा थे, उनकी जो बॉडी हुआ करती थी उन्हें पट्टियों से बांध दिया जाता था, वही क्या कहलाती थी, मम्मी कहलाती थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए मम्मी के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो लोथल से प्राप्त हुए। और आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा भवन जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर है, वह भी कौन सा स्थल था, तो वह भी आपका लोथल था। तो लोथल के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। एस राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अंदर एक स्थल खोजा गया जो लोथल था आपका। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और लोथल गुजरात में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है। मोहनजोदड़ो कहलाता है मृतकों का टीला या माउंड ऑफ डेड, यानी यहाँ पर बहुत अधिक क्या मिले थे, हमें लाशों के ढेर मिले थे, इसीलिए इसे कहा गया कि यह है मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम वैसे तो जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। क्यों, क्योंकि इसके जो स्थल सबसे पहले खोजे गए वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे कहा कि सिंधु नदी के किनारे जब लोग बसे तो यह सभ्यता कहलाई आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका जो मोस्टली कॉमन जो हम नाम यूज करते हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने देखा कि इसके जो स्थल है वो हमें भारत में कई जगहों से प्राप्त हुए। अगर आप बात करें उसमें, तो उसमें शामिल था हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अलावा गुजरात, यूपी और यूपी के अलावा महाराष्ट्र का दाइमाबाद, जो कि इसका सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि ना सिर्फ सिंधु के किनारे बल्कि अन्य नदियों के किनारे फली फूली होने के कारण इस सभ्यता का जो नामकरण किया गया वो हड़प्पा सभ्यता किया गया। लेकिन जो इसका प्रचलित नाम है, जो फेमस नाम है, जब भी आप बोलते हैं तो हमारे द्वारा हमेशा यही बोला जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इतनी बातें क्लियर होगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो आप जानते हैं कि उद्योग से संबंधित ऐसा कुछ नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कृषि संबंधित कार्यों के लिए इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, वो बात अलग है कि ये लोग कपास का उत्पादन किया करते थे, जो वह गेहूं का प्रयोग किया करते थे, गेहूं का प्रयोग भी इनके द्वारा किया जाता था। लेकिन यह जो सभ्यता थी यह फेमस थी अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो यह फेमस थी अपने नगर नियोजन के लिए। अगर आप बात करें नगर नियोजन व्यवस्था या सिटी प्लानिंग सिस्टम की, तो आप लोग जानते हैं कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, और यही जो पक्की ईंटें थी वो 4:2:1 के अनुपात में होती थी, और इन्हीं पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था, जिसके अंदर कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें और अलंकृत ईंटें थी। और ये जो इसमें एल आकार की ईंटों का प्रयोग, देखिए मकान होता है, मकान का जो कॉर्नर होता है अगर आप ध्यान से देखें तो वह एल शेप का होता है, तो इसके अंदर जो कॉर्नर बनाए जाते थे वो एल शेप की ईंटों से बनाए जाते थे। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। बताइए एल आकार की ईंटों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो मकान के कॉर्नर या कोने बनाने के लिए एल आकार की ईंटें प्रयोग की जाती थी। आपसे पूछा जाएगा अलंकृत ईंटें या नकाशीदार ईंटें या डिजाइनिंग ब्रिक्स कहाँ से हमें मिली, तो वो हमें मिली
मिली थी कालीबंगा से। पकी हुई ईंटों से विशाल भवन बनाए जाते थे, लेकिन जो कच्ची ईंटें थी उससे जो चारदीवारी की जाती थी या सड़क बनाई जाती थी या जो एंट्री गेट या प्रवेश द्वार होता था उनके लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और जो फनीदार ईंटें थी उनका प्रयोग नालियां बनाने में किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा यह किस लिए प्रसिद्ध थी? यह नगर नियोजन के लिए या यह अपनी ग्रिड सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सारी की सारी बातें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, साथ के साथ आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हड़प्पा जो है ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो भी पड़ता है पाकिस्तान, लेकिन लोथल कहाँ पे पड़ता है आपका? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। बार बार लोथल का नाम आ रहा है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी गुजरात से संबंधित या लोथल से संबंधित सारी बातें बता चुका हूँ। गुजरात में ही पड़ता है धोलावीरा। कौन सा पड़ता है? धोलावीरा पड़ता है। तो धोलावीरा भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो कहाँ पे है? तो वह भी आपका गुजरात में है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगला है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? 1921 में। रावी नदी, कौन सी नदी थी वो आपकी? रिवर का नाम क्या था? रावी रिवर थी। और ये रावी रिवर पहले जानी जाती थी पुरुषनी के नाम से। तो रावी का पुराना नाम क्या हो गया? पुरुषनी नदी हो गया। पुरुषनी नदी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक बैटल लड़ा गया था जिसे हम बोलते हैं दसराग्य युद्ध या बैटल ऑफ दसराग्य। तो वो कौन सा? वह सुदास और त्रस्तस्यु के बीच में इसी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो याद रखिएगा 1921 में रावी नदी के किनारे ही खोज की गई थी डी.आर. साहनी द्वारा हड़प्पा की। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। और पंजाब में आपका कौन सा बताया था मैंने? रोपड़। और सिंध में आपका कौन सा हो जाएगा? तो सिंध में ही पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में? तो याद रखिएगा कि चांदी की उपलब्धता के जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। आप लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये आयात किया करते थे धातुओं का अन्य जगहों से। तो इसी के अंदर इन्हीं के द्वारा आयात किया जाता था चांदी का। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप लोग याद रखेंगे, चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि ये फेमस ही किस लिए था कि यहाँ पे जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, उनकी सफाई की एक निश्चित व्यवस्था की गई थी। तो यह बात इनका सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। यहाँ पे व्यापार हुआ करता था, तो व्यापार हुआ करता था, तो वाणिज्य में उन्नत दिशा में ये था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। आप लोग जानते हैं कि इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, यानी यहाँ पे माता की पूजा होती थी, इसीलिए इसे कहा गया मातृसत्तात्मक समाज। लेकिन इसके जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोहे का आविष्कार बाद में होगा। सबसे पहले लोहे का आविष्कार फारस में हुआ था और फारस के लोगों ने ही सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था और उसी से हथियार बनाए थे। तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो आप आंसर करेंगे वो परिचित थे तांबे से, वो परिचित थे टीन से, और इसी से वो बनाया करते थे कांसा। तो तांबे और टीन के मिश्रण से जिस धातु को बनाया गया वही धातु कौन सी थी? वह थी कांसा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको मिनिमम अगर आप मान के चलें तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे, जिसके अंदर आप फटाफट आंसर दे सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो उत्तरी सीमा है वह जम्मू कश्मीर में फैले मांदा में है। तो याद रखिएगा इसकी उत्तरी सीमा कौन सी होगी? मांदा। दक्षिणी सीमा मैंने बताई थी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे फैला हुआ दाइमाबाद है। पूर्वी सीमा आपको बताई गई थी कि उत्तर प्रदेश में
हिंडन नदी के किनारे फैला हुआ आपका आलमगीरपुर और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ने वाला सूत कांगीडोर जो दस्क नदी के किनारे है। और मांडा पूछे किस नदी के किनारे है, तो यह है चेनाब नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। तो ये चारों के चारों सही मिलान किए हुए हैं। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। पूर्वी सीमा है इसकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी सीमा है सूत कांगीडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है और यह पड़ता है दास्क नदी के किनारे। और इसकी आकृति जो मिलाई जाएगी तो यह एक त्रिभुजाकार की आकृति बनेगी। इसीलिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसे त्रिभुजाकार आकृति का कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, कोई यहाँ तक डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो अभी मैंने बताया मांडा किसके किनारे स्थित है, तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के, चेनाब। तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन राइट है कि मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो चेनाब नदी के किनारे था। अगर आप बात करें रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे कौन सा स्थल पड़ता था, तो यह था हड़प्पा। कौन सा था, हड़प्पा। ये वही स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया 1921 में। सिंधु नदी की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हैं कि इसी सिंधु नदी के किनारे जो आपका स्थल पड़ता है वो कौन कौन सा है, तो सिंधु के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो और इसी के किनारे पड़ता है चहुंदड़ो। दो स्थल, एक मोहनजोदड़ो और एक चहुंदड़ो, दोनों के दोनों जो हैं किस नदी के किनारे हैं, सिंधु के किनारे। लेकिन अगर आप बात करें सतलुज की, तो सतलुज के किनारे पड़ता है रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है। और इसी रोपड़ की जो खोज की गई थी वह की गई थी वाई.डी. शर्मा के द्वारा 1953 में, यानी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में सतलुज नदी के किनारे पंजाब में रोपड़ स्थल को खोजा था जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल हुआ करता था। बातें क्लियर हुई होगी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। अभी मैंने आपको बताया कि यह किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह है सतलुज नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी होगी, तो वह नदी हो जाएगी आपकी सतलुज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चेनाब जो है, चेनाब के किनारे मांडा था। सिंधु के किनारे दो स्थल मोहनजोदड़ो और दूसरा कौन सा, तो चहुंदड़ो था। रावी के किनारे हड़प्पा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो कहाँ की प्रसिद्ध थी, याद रखिएगा धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या आलमगीरपुर। तो बताइएगा आपकी जो उन्नत जल प्रणाली है वो कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो यह प्रसिद्ध थी धोलावीरा की। कहाँ की, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे आपका, धोलावीरा है गुजरात में। अगर आप बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा जो है यह धार्मिक स्थलों में से एक था जिसके अंदर जो दुर्ग था वह एक टीले पर स्थित था। बीच में एक मध्य नगर हुआ करता था और नीचे एक निचला शहर हुआ करता था। यानी धोलावीरा जो है ये 3 भागों में डिवाइड था, जिसमें एक टीले के ऊपर एक किला बनाया गया था, बीच में एक मध्य नगर हुआ करता था और नीचे जो है एक निचला शहर हुआ करता था। यह थी धोलावीरा की खासियत। धोलावीरा के बारे में आपको बताया गया है कि धोलावीरा जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो हड़प्पा के जो जितने भी बर्तन थे इनके अंदर लाल कलर की मिट्टी का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो सॉइल थी वो रेड कलर की थी, या रेड सॉइल के प्रयोग से ही बर्तनों का निर्माण किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आप हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज और तीसरा होता है हिस्टोरिक एज। यानी एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। लेकिन अगर आप बात करें कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो ये वो काल था जिसके अंदर ना तो हमें कोई लिपि मिली और ना ही हमें कोई लिखित साक्ष्य मिले। इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें पत्थरों से
मिलती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा स्टोन एज या पाषाण काल। और इसी पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, और हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, जिसमें हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल वो काल था जिसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य मिले, एक लिपि मिली, लेकिन उस लिपि को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वो खासियत थी कि इसके अंदर चित्रों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, और इन्हीं चित्रों के द्वारा जो है लिपि लिखी गई थी, जिन्हें आज तक हमारे द्वारा कभी भी पढ़ा नहीं गया है। तो याद रखिएगा, यह जो सभ्यता थी इसके अंदर चित्रों का प्रयोग किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले जो चित्र था वो मछली का था। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुल कितने मूल चिन्ह थे, तो आंसर करिएगा 64 मूल चिन्ह थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। कैसी थी? आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल की खासियत मैंने बता दी कि वो काल जिसके अंदर लिपि तो मिली, जिसमें 64 चिन्ह थे, सबसे अधिक मछली का प्रयोग जो चित्र था उसका प्रयोग किया गया, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इतनी बातें क्लियर हुई होगी। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मैंने आपको अभी मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, तो मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर के अंदर एक कुआं हुआ करता था। तो कुओं के जो अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप हम बात करें हड़प्पा की, तो यहाँ से हमें 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। यहाँ से जौ एवं गेहूं की प्रमुख फसलें, यहीं से R37 या समाधि 37 एक कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड मिला था, और यहीं से मिली थी उर्वरता की देवी, जिसके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया था। चलिए लोथल एक बंदरगाह था जहाँ से फारस देश की मुद्राएं मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया 1921 में पहला स्थल खोजा गया था, फर्स्ट प्लेस जो था वो कौन सा था? हड़प्पा था, जो DR साहनी ने खोजा था रावी नदी के किनारे। अगले ही साल 1922 के अंदर जो स्थल खोजा गया सिंधु नदी के किनारे वो था मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, जो खोजा गया RD बनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, जिसके अंदर दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर पड़ता है? तो रंगपुर के बारे में आप लोग जानते हो, रंगपुर पड़ता है आपका कहाँ पे? रंगपुर पड़ता है गुजरात में, और गुजरात का ही पुराना नाम क्या था? गुजरात का ही पुराना नाम हुआ करता था सौराष्ट्र। क्या हुआ करता था? तो इसी का पुराना नाम हुआ करता था सौराष्ट्र। तो याद रखिएगा रंगपुर पड़ता है आपका कहाँ पे? गुजरात में जी। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। राजस्थान में कालीबंगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका आलमगीरपुर। पंजाब में रोपड़। चलिए बात आई है रंगपुर की, तो याद रखिएगा रंगपुर के बारे में कि 1931 में मादर नदी के किनारे, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए रंगपुर किस नदी के किनारे हैं, तो याद रखिएगा यह मादर नदी के किनारे हैं। इसकी खोज हुई थी 1931 में इसकी खोज हुई थी मादर नदी के किनारे। और खोज करने वाले व्यक्ति का अगर नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम था MS वत्स। और इसी MS वत्स के द्वारा जो है मादर नदी के किनारे सौराष्ट्र, जिसे आप गुजरात के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ही रंगपुर की खोज की गई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो आप याद रखिएगा वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में इनकी जो खुदाई हुई थी वो की गई थी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो याद रखिएगा वो कौन सा था? तो वह था बेल। क्या था? बेल था। और बेल भी कैसा? एक सींग वाला बेल, जिसे हम एक श्रृंगी पशु भी कई बार बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए एक श्रृंगी बेल या इसकी जो मुहर है वो कहाँ से मिली थी? तो यह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। चलिए हाथी का उस समय कोई प्रयोग नहीं था, तो हाथी इसका ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। गधा तो था ही नहीं। और घोड़े की अगर आप बात करें तो घोड़े का तब तक इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, क्योंकि घोड़े कब आएंगे? घोड़े तब आएंगे जब भारत में मुसलमानों का आगमन होगा, और वही मुसलमान भारत के अंदर क्या लेकर आएंगे? अरबी घोड़े लेकर आएंगे।
चलिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ में विश्वास किया करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो आप याद रखिएगा कि ना तो वो आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे, ना कर्मकांड में विश्वास करते थे, ना यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे। वह सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते थे मातृशक्ति में, क्योंकि उनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, जो माता की पूजा किया करता था या देवियों की पूजा किया करता था। तो यह एक मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यज्ञ या हवन कुंड के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले? तो वो हमें राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान से मिले। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंधु सतल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? अगर आप बात करें कि समुद्र तट पर कौन सा स्थल स्थित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी? तो वो स्थल जो समुद्र के किनारे नहीं स्थित था वो था कोटदीजी। कौन सा था? कोटदीजी था। और इसी कोटदीजी को 1985 के अंदर खोज निकाला गया था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी थी वो आपकी? तो वो सिंधु नदी थी। और इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी यूसुफ अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो यूसुफ अहमद खान के द्वारा 1985 में ही सिंधु नदी के किनारे कोटदीजी की खोज की गई थी। और ये वह स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बाकी लोथल जो बंदरगाह था जहाँ से व्यापार हुआ था, और बंदरगाह तो ऑलरेडी कहाँ पे होते हैं? आपके समुद्र के किनारे ही होते हैं। सुरकोटदा समुद्र से संबंधित था, बालाकोट था, लेकिन कोटदीजी जो सिंधु नदी के किनारे था वह समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण 24 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे। 49 क्वेश्चन हमारे टोटल हो चुके हैं। कल का एक और सेशन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से ही रहेगा, जिसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC है, HSC है, स्टेट PCS है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और हिस्ट्री अगर आपके एग्ज़ाम में आती है जहाँ, तो उसमें से सिंधु घाटी से क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछा जाएगा। तो वो सारे के सारे MCQ की फॉर्म में मैंने आपको कवर करवाने के वादा किया है। तो सारे के सारे हम कवर करेंगे। PDF, नोट्स, क्विज, डाउट सेशन, रेगुलर क्लासेस, सारी के सारी चीज़ों का लिंक आपको एक साथ प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एजुकेशन बोर्ड। तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बोर्ड से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप ऑलरेडी सर्च कर सकते हैं एजुकेशन बोर्ड। PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसलिए आप वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में क्या करें, चीज़ों को रिवाइज करना होता है तो PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। कल हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अगर इसमें से आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी हमारी रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के ज़बरदस्त सेशन में। तब तक आप लोग बने रहें एजुकेशन बोर्ड के साथ और अपनी पढ़ाई को करते रहें। धन्यवाद।